श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। बटेंगे तो कटेंगे। एक अकेला सब पर भारी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। हरियाणा में खासकर ये दिखा दिया है कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, मेहनती हलवाई की दुकान में बनती है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड बीटर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे कमोबेश स्पष्ट हो चुके हैं, साफ हो चुके हैं नतीजे। हरियाणा के चुनावी रिजल्ट ने सारे अनुमानों, एग्जिट पोल और सारे जो भी कयास लगाए जा रहे थे सब पर पानी फेर दिया है। बस आज आप सुबह सुबह जो काउंटिंग के पहले क्या कुछ कहा जा रहा था, अगर उसी को एक बार रिकॉल कर लें, याद कर लें, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस बार हरियाणा के इलेक्शन ने कैसे कमाल किया है और कैसे इस चुनाव के नतीजों ने एकदम से बाजी पलट दी। कहा जा रहा था कि जवान, किसान और पहलवान जो हरियाणा में तीन जो सबसे बड़े फैक्टर हैं वो सब बीजेपी से नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी की तो नैया डूबनी तय मानी जा रही और कांग्रेस भी यही चर्चा सुन सुनकर फूले नहीं समा रही थी। एकदम फुल कॉन्फिडेंस में सब घूम रहे थे, जलेबी का ऑर्डर पहले ही दे चुके थे। लेकिन रिजल्ट देखिए, कांग्रेस की मंगाई जलेबी अब बीजेपी वाले खा रहे हैं और जलेबी खाते खाते चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा में तो गजब ही हो गया। क्योंकि सच तो यह है कि ऐसा रिजल्ट है कि जिसका अंदाजा बीजेपी वालों को भी नहीं रहा हो। उन्हें भी यह अनुमान नहीं था, गुमान नहीं था कि इस तरह के रिजल्ट भी आ सकते हैं। तो ये कैसे हुआ और ये गजब क्यों हुआ और इस गजब के रिजल्ट की स्क्रिप्ट कब और किसने कैसे लिखी, ये अगर आप समझेंगे तो इसको समझने के लिए जो नतीजे आ रहे हैं उनमें से कुछ आंकड़ों पे गौर करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये जो नतीजे आ रहे हैं हरियाणा के, वो इस तरह के नतीजे कैसे आए। राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं और उन्होंने पूरे हरियाणा चुनाव में सिर्फ एक कार्ड खेला था, जाति वाला कार्ड। हरियाणा वालों ने जातीय जनगणना का वादा सुना जरूर, लेकिन क्या उन्होंने इसे कैसे स्वीकार किया या नहीं किया, इन आंकड़ों को जरा देखिए और समझिए। आरक्षण के मामले में 50% रिजर्वेशन को उखाड़ फेंकने का वादा किया था राहुल ने और चुनाव में कांग्रेसियों ने किसे अपना चेहरा बनाया? चेहरा बनाया एक जाट नेता को। किसी पिछड़े या किसी दलित को उन्होंने अपना चेहरा नहीं बनाया। जो राहुल गांधी बात करते हैं पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, उन्होंने अपना नेता किसको बनाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। और बैकग्राउंड में किसे डाला? दलित नेता कुमारी सैलजा को। मतलब राहुल गांधी ने मंच से दलितों को चाहे जो भी कहा हो या दलितों के लिए चाहे जो भी वादे किए हों, लेकिन मंच से हटते ही उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स एकदम अलग दिख रही थी। ऊपर से अमेरिका जाकर आरक्षण खत्म करने की डेडलाइन भी बता दी थी उन्होंने। अब कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा फैक्टर क्या क्या था उसको जरा देखिए। राहुल गांधी समेत सारे कांग्रेसी ये मानकर बैठे थे कि हरियाणा का जाट वर्ग उनकी जेब में, लेकिन रिजल्ट ने साफ कर दिया कि जो वर्ग आरक्षण के दायरे में नहीं आता उन्हीं जाटों के सामने बार बार आरक्षण वाली राजनीति करके राहुल गांधी ने कांग्रेस का भट्टा बिठा दिया। क्योंकि एक तरफ तो आप इतनी विरोधाभास वाली राजनीति कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं आरक्षण का दायरा बढ़ाने की, आप बात कर रहे हैं पिछड़ों की, दलितों की, और अपना नेता बना रहे हैं एक गैर आरक्षित वर्ग से। और दूसरी तरफ जिसे नेता बना रहे हैं और जिसको अपना वोट बैंक मान रहे हैं उसके सामने कह रहे हैं कि आप आरक्षण के पैरोकार। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं मिसफिट हो रही थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में दूसरी जातियों की तुलना में जाटों के पास खेती लायक ज्यादा जमीन है और हरियाणा की कुल आबादी में 27% हिस्सेदारी है उनकी, और उनकी खेती लायक जो जमीनें हैं हरियाणा में उसमें उनकी हिस्सेदारी 55%। जाहिर सी बात है संपन्न जाति है।
और आप उनके सामने अगर ये बात कर रहे हैं कि आपकी राजनीति पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए है, तो निश्चित रूप से आप एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं जो उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। और यह बात रिजल्ट में भी दिख रही है, और रिजल्ट से बिल्कुल स्पष्ट है कि जाटों ने जो संपत्ति सर्वे का वादा और ये सब तमाम चीजें जो कही जा रही थी, ये बात उनके गले नहीं उतरी। नतीजा क्या है जरा देखिए। अभी जो रिजल्ट आए हैं या जो रुझान आए हैं अभी तक, उसी के हिसाब से जरा एक बार नजर डालिए कि जो जाट बहुल बांगड़ इलाके हैं, जिसको बांगड़ बेल्ट कहा जाता है, उसमें बीजेपी को 5 नई सीटें मिली। आप सोचिए कि जो इलाका कहा जा रहा था कि राहुल की जेब में है या कांग्रेस की जेब में है, वहां बढ़त किसको मिल रही है, वहां फायदा किसको हो रहा है? वहां फायदा हो रहा है बीजेपी को। 5 नई सीटें मिली हैं, यानी 2019 के चुनाव में ये सीटें बीजेपी के पास नहीं थी। ये सब ज्यादातर, इसमें से ज्यादातर सीटें जेजेपी के पास थी, जो कि बीजेपी की सहयोगी थी पिछली सरकार में, जबकि कांग्रेस के पास इनमें से 7 नई सीटें आई। जाट बहुल एक दूसरा इलाका है, देसवाल बेल्ट जिसको कहते हैं, यहां भी बीजेपी को 4 नई सीटें मिली। यह क्या बताता है? यह बताता है कि कांग्रेस जिस जाट वोट बैंक को अपनी जागीर मानकर बैठी थी, वो असल में उसकी थी नहीं, और कांग्रेस की पॉलिटिक्स उनकी समझ में नहीं आया। तो एक तो बड़ी बात यह हुई, और दूसरा बड़ा फैक्टर जो चला वो था मोदी और योगी का हिंदुत्व वाला फॉर्मूला। बटोगे तो कटोगे का जो नारा है वो पूरे चुनाव में उछलता रहा, और जात की दीवार तोड़कर हिंदुत्व के घर में सारी जातियां एक साथ आ गई। ये रिजल्ट इस बात को साबित कर रहा है। ये 2014 में भी हुआ था, और यही 10 साल बाद 2024 में भी हुआ। तो जैसा कि चुनाव से पहले कहा गया था कि जाटों का एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, तो वैसा तो नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड चल के मोहनलाल बड़ौली को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और हरियाणा के प्रदेश प्रभारी के तौर पर एक जाने माने जाट नेता डॉक्टर सतीश पूनिया को कमान उन्होंने सौंप दी। और इसका क्या असर हुआ मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। और हरियाणा में ओबीसी प्लस ब्राह्मण का गणित कितना बैठता है आपको पता है? 35%। और किसी भी चुनाव के नतीजों में बड़ा हेरफेर करने के लिए यह आंकड़ा बहुत बड़ा है। 35% वोटर्स जिसकी तरफ झुक जाएं, वो रिजल्ट कुछ का कुछ हो सकता है। और वो कैसे रिजल्ट बदला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हिंदुत्व के साथ साथ जातीय विसात अगर ठीक से बैठ जाए तो एकदम चौंकाने वाले नतीजे आते हैं। और ओबीसी फैक्टर को साध करके इस बार बीजेपी ने साबित कर दिया। जरा देखिए, अहिरवाल बेल्ट जो कि मुख्य रूप से ओबीसी और ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है, वहां के नतीजे क्या बता रहे हैं? वहां का रिजल्ट बता रहा है कि 28 में से बीजेपी 21 सीटों पर या तो आगे है या जीत चुकी है। आप सोचिए, 28 में से 21 या तो आगे है या जीत चुकी है। ये सारी सीटें ओबीसी और ब्राह्मण बहुल सीटें। तो ये जो ओबीसी और ब्राह्मण का कॉम्बिनेशन है, या यूं कहें कि जो गैर जाट वोट थे, उसको भी बीजेपी ने जिस तरीके से साधा, उसने चुनाव के नतीजों में बहुत बड़ा फर्क पैदा किया। ओबीसी वोट बैंक को एक मुश्त लामबंद करने की ही कोशिश में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने एक तरीके से मनोहर लाल खट्टर को भी मुख्यमंत्री पद से हटाया, और उनकी जगह ओबीसी वर्ग से आने वाले नायब सैनी को सीएम बनाया। और इसके 2 फायदे होते हुए दिखाई दिए। पहला तो ये कि एक झटके में जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर था वो बहुत हद तक कम हो गया, कि 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, मनोहर लाल खट्टर को लेकर कई तरह की शिकवा शिकायतों का दौर चल रहा था। तो खट्टर के हटते ही वो जो फैक्टर था वो एकदम से कमजोर पड़ गया। और दूसरा, ओबीसी वर्ग को भी एक मैसेज चला गया, स्ट्रांग मैसेज गया। बीजेपी ने अपनी सहयोगी पार्टी जेजेपी को जो झटका दिया, उससे भी कहा जा रहा था कि ओबीसी वोट बैंक है वो टूटेगा, नाराज होगा। लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं
वो एकदम उसके ठीक उलट है। असल में जेजेपी की सीटें जो थी वो भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। इसका मतलब यह है कि नायब सैनी को सीएम बनाकर जो मैसेज देने की कोशिश की गई ओबीसी को, और पूरी जो ओबीसी जातियों के इर्द गिर्द जो पूरा समीकरण बिठाया बीजेपी ने, वो कामयाब साबित हुआ। हरियाणा में 21% ओबीसी मतदाता हैं और बीजेपी यहां करीब 10 सालों से गैर जाट ओबीसी की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने ओबीसी वोटरों को साधने के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने का भी ऐलान किया था। इसके साथ ही ओबीसी जातियों की बी कैटेगरी के लिए भी नया कोटा तय किया था और इसका भी बड़ा फायदा हुआ। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 79 सीटों का रिजल्ट करीब करीब आ चुका है और अभी भी 11 सीटों पर काउंटिंग चल रही है और बीजेपी जीत और रुझान मिलाकर हाफ सेंचुरी के पास दिखाई दे रही है। और अभी अभी तक जो नतीजे आए हैं, इसमें और क्या क्या मैसेज छुपा हुआ है, इसका विश्लेषण हम जारी रखेंगे। हम अपने संवाददाताओं के पास भी चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा की राजनीति से निकला हुआ जो मैसेज है वो इस देश की राजनीति के लिए उसका क्या मायने हैं, उसके ये भी समझेंगे। लेकिन अभी वक्त